हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे कृतिका बुक का सबसे पहला चैप्टर या कह सकते हो सबसे पहला स्टोरी जिसका नाम है माता का आंचल। तो कहानी बहुत ही ज्यादा इजी है एंड वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो, मैं हूँ शिव पूजन सहाय, इस पार्ट का लेखक, और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को अपनी बचपन की कहानी के बारे में बताऊंगा कि बचपन में मैं अपने पिताजी के दिल के बहुत ज़्यादा करीब था और ज़्यादातर समय पिताजी के साथ ही बिताया करता था। लेकिन जब मुसीबत आती थी तो झटपट से मैं अपनी माता के पास जाकर छिप जाया करता था। तो पूरी कहानी उसी के बारे में है और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा खेला कूदा करता था। सिंपली यानी कि सिंपल भाषा में समझ जाओ कि ये जो पूरा पार्ट होने वाला है वो मेरे बचपन के बारे में होने वाला है और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा या वीडियो में तुम लोग सुनोगे ना वो सारी बचपन की मेरी कहानी है। हेलो, मैं हूँ शिव पूजन शिवाय का पापा यानी कि तुम्हारे लेखक का पिताजी हूँ मैं। हेलो, मैं हूँ तुम्हारी लेखक की माँ। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसके मेन प्लॉट्स को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। मेरे पिता सुबह सबसे पहले उठकर नहा धोकर पूजा करने के लिए बैठ जाया करते थे। माता से मेरा केवल दूध तक का ही नाता था, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ चौकी में बाहर सोया करता था। पिताजी मुझे अपने साथ ही नहलाया करते थे और साथ ही में पूजा करने भी बैठा दिया करते थे। पूजा करने बैठाने के समय मैं उन्हें तिलक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। थोड़ा हंसकर थोड़ा गुस्सा करके वो आखिर में मुझे त्रिपुंड लगा दिया करते थे। मेरे बचपन में लंबे लंबे बाल थे, इसलिए पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे। लेकिन मेरा असली नाम तारकेश्वर नाथ था और मैं पिताजी को प्यार से बाबूजी कह के पुकारा करता था और माता को मैं मैया कह के पुकारा करता था। जब लेखक के पिता रामायण का पाठ किया करते थे तो लेखक भी उनके बगल में बैठा करते थे एंड उनके पास जो आईना रखा हुआ रहता था उसमें अपने मुंह को वो निहारा करते थे जब उनके पिताजी रामायण का पाठ कर रहे होते थे। और जब पिताजी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते थे तो वो थोड़ा लजाते हुए शर्माते हुए उस आईने को नीचे रख दिया करते थे और जो उनके पिताजी थे वो भी इस बात को देखकर इस बात पे मुस्कुराने लगते थे। लेखक के पिता जो रामनामा बही होता है, जो कि एक किताब है, उसमें 1000 बार राम राम लिखा करते थे। फिर वो 500 बार छोटे छोटे कागज के टुकड़े में राम नाम लिखा करते थे, उसे आटे की गोलियों में लपेट दिया करते थे और गंगा माँ की तरफ निकल पड़ते थे। उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधे में बैठे हुए रहते थे। फिर वो उन आटे की गोलियों को वहां जाकर यानी कि गंगा माँ के पास जाकर मछलियों को चारा के रूप में खिला दिया करते थे एंड फिर लौटते वक्त वो लेखक को झुके हुए डाल पर बैठाकर झूला भी झुलवाया करते थे। यार यहाँ तक वीडियो को अगर देख लिया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी बाबूजी के साथ मैं कुश्ती भी लड़ा करता था और बाबूजी जानबूझ के हारने की नकल किया करते थे या एक्टिंग किया करते थे। मैं उनकी छाती पे तुरंत ही चढ़ जाया करता था और उनके मूंछों और दाढ़ी को जोर जोर से खींचने लगता था। पिताजी मेरे हाथों को वहां से हटाकर तुरंत ही चूम लिया करते थे। फिर वो खट्टा और मीठा चुम्मा भी मांगा करते थे और चुम्मा लेते वक्त वो अपनी दाढ़ी को बहुत ही जोर से मेरे गालों पे, मेरे सॉफ्ट गालों पे सटा दिया करते थे। मैं झुंझलाते हुए और गुस्से में उनके मूंछों और दाढ़ी को और जोर से खींचने लगता था
और फिर वो बनावटी रोना रोने लगते थे। इस बात में मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। वो दोनों अब हंसते हंसते घर पहुंचा करते थे एंड घर जैसे ही वो आते थे तो साथ में चौकी पे बैठकर खाना खाया करते थे। जब खा खा कर जो लेखक है उनका पेट पूरी तरीके से भर जाया करता था तो लेखक के माता यानी कि लेखक की माँ उन्हें और खिलाने के लिए परेशान किया करती थी और बोला करती थी, आप तो बच्चे को 4-4 दाने का कोर खिलाते हैं, इससे बच्चे को लगता है कि बहुत ज्यादा उसने खा लिया है, लेकिन उसने तो ज्यादा खाया ही नहीं है। आपको खिलाने का ढंग नहीं पता है। बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्दुओं क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है। देखिए मैं कैसे खिलाती हूँ, इसका पेट मेरे हाथों से ही भरेगा। ये कहकर वो थाली में दही और चावल साना करती थी और अलग अलग जानवर के बनावटी नाम रख दिया करती थी हर एक कौर का। और फिर वो बोलती थी, बेटा जल्दी खा लो नहीं तो कौर उड़ जाएगा। पर मैं भी उन्हें इतना जल्दी चट कर जाता था, इतना जल्दी खा लेता था कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं दिया करता था। और फिर बाबूजी बहुत ही प्यार से बोला करते थे, बेटा तुम अब राजा बन चुके हो। ये सुनते ही मैं उठकर बहुत ज्यादा उछलने कूदने लगता था और फिर चौकी से उतरकर एक नकली लकड़ी के घोड़े को लेकर घर से बाहर निकल पड़ता था अपनी गली में। जब भी भोलानाथ यानी कि तुम्हारे लेखक मेरे हाथों में आया करते थे तो मैं उन्हें पकड़कर सबसे पहले उन्हें तेल लगाया करती थी। वो भी जोर जोर से रोने लगता था। उसका रोना सुनकर उसके पिताजी भी मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ती थी और मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। उसे तेल लगाकर उसकी चोटी बनाकर उससे एक टीका लगाकर कन्हैया के जैसे तैयार कर दिया करती थी और फिर छोड़ दिया करती थी। मैं भोलानाथ को अपनी गोदी में लेकर बाहर निकलता था और वो सिसकता रहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने मित्रों को देखता था यानी कि अपने दोस्तों की टोली को देखता था तो वो रोना भूलकर मेरी गोदी से उतर पड़ता था और तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलने लगता था। लेखक अपने हमजोलियों यानी कि मित्रों के दल के साथ मिलकर अलग अलग तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि अलग अलग नाटक। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। अब चबूतरा क्या होता है? कोई भी चीज जो जमीन के हाइट से ऊपर हो उसे हम लोग बेसिकली चबूतरा कहते हैं। लेखक और उनके मित्र चबूतरे को खेलने के लिए यूज किया करते थे। उनके पिताजी जिस चौकी पर बैठकर नहाया करते थे यानी कि जिस पीढ़े के ऊपर बैठकर नहाया करते थे वो उन लोगों का रंगमंच बना करता था, या कह सकते हो कि वो लोग उसे स्टेज की तरह इस्तेमाल किया करते थे। उसे वो लोग नकली मिठाई दुकान भी बना दिया करते थे और वहां वो ढेले के लड्डू, पत्तों के पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे हुए घड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ वो उस दुकान पे सजाए करते थे, या कह सकते हो कि रखा करते थे। जस्ते यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को हम पैसे बना दिया करते थे। हम ही लोग दुकानदार भी थे और हम ही लोग खरीदार भी थे। बाबूजी भी कभी कभी आते थे हमारी दुकान पे, हमारी नकली दुकान पे, और कुछ खरीद लिया करते थे। कुछ ही देर में हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ाकर अलग अलग चीजों की हेल्प से, मदद से घरौंदा बनाने लगते थे। पानी के घी, धूल की आटा और बालू की चीनी से हम लोग जियोनार तैयार करते थे। जियोनार मतलब पार्टी, यानी कि जियोनार का आयोजन किया करते थे और जियोनार में सभी लोगों को बुलाया करते थे। बाबूजी भी जियोनार में यानी कि पार्टी में तुरंत आ जाया करते थे और फिर उन्हें देखते ही मैं और मेरे सारे मित्र हंसते हंसते वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाया करते थे और पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट होने लगते थे। कभी कभी वो लोग बारात का भी जुलूस निकाला करते थे और बारात में बजाने के लिए अलग अलग चीजों को बैंड बाजा यानी कि अलग अलग चीजों को बैंड बाजा की तरह इस्तेमाल किया करते थे। टूटे चूहेदानी को वो पालकी बना दिया करते थे।
लेखक समधी बनकर एक बकरे पे बैठ जाया करते थे और जो बारात होती थी वो चबूतरे की एक एंड से दूसरी एंड तक जाती थी और फिर रुक जाया करती थी। वहां वो दुल्हन को चारपाई पे बैठाकर वापस ले आया करते थे। वो लोग जैसे ही लौटते थे तो जो लेखक के पिताजी होते थे वो भी वहां पहुंच जाया करते थे और जो दुल्हन का दुपट्टा होता था उसे उठाकर दुल्हन का चेहरा देखने लगते थे। ये सारी चीजों को देखकर लेखक और लेखक के सारे मित्र बहुत ज्यादा शर्मा जाया करते थे और तुरंत ही वो सारी चीजें को छोड़कर वहां से भाग जाया करते थे। थोड़ी देर बाद फिर से लड़कों की एक मंडली जुटा करती थी। इकट्ठा होते ही सभी कोई प्लान बनाते थे कि इस बार खेती की जाए। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ पत्थर बीज बन जाते, मेरी थंब यानी कि जो थंब अंगुली है वो हल का काम करती और इस तरह हम लोग खेती किया करते थे। बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से खेतों को जोते जाते थे, उसमें पानी पटाए जाते थे। फसल तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता था और हाथों हाथ हम फसल को काट दिया करते थे और इसी बीच पिताजी फिर से आया करते थे और पूछा करते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर क्या हम लोग जैसे तैसे अपने खेतों को उसी तरह छोड़कर हंसते हंसते वहां से भाग जाया करते थे। ऐसी नाटक हम लोग बराबर किया करते थे और राह चलने वाले लोग भी हमारे नाटक को देखा करते थे। जब कभी हम लोग दूल्हे के आगे जाने वाली पालकी को देखा करते थे तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी बेरहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। अरे यार तुम लोग इसका भी मतलब मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो यार चलो आगे बढ़ते हैं और चैनल पे नए होगे देन यार अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। अब होता क्या है, इसी बात पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को एक दिन बहुत दूर तक दौड़ाते हैं और पत्थर भी हमारे पे फेंकते हैं। उसका चेहरा मुझे आज तक याद है, पता नहीं किस ससुर को ऐसा बेकार सा दामाद मिल रहा होगा। वैसे घोड़े मुंह वाला आदमी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो बच्चों पे पत्थर फेंकता हो। आम की फसल के समय जब आंधी आया करती थी तो तुरंत ही आंधी खत्म होने के बाद लेखक और उनके मित्र आम खाने के लिए भाग जाया करते थे। अब एक दिन की बात है, होता क्या है कि जो लेखक और उनके मित्र होते हैं वो खेल रहे होते हैं आम की फसलों के पास। तुरंत ही बादल आसमान को घेर लेते हैं, घने बादल आसमान को घेर लेते हैं और वो बादल बहुत ज्यादा काले होते हैं। जोरदार हवा भी चलने लगती है। जो लेखक और उनके मित्र होते हैं वो तुरंत ही पेड़ से सट के खड़े हो जाते हैं ताकि वो बारिश में ना भीगे। बारिश खत्म होती ही जैसे ही वो लोग आसपास देखते हैं तो वो देखते हैं कि बारिश खत्म होती ही बहुत सारे बिच्छू बाहर आ गए हैं। वो उन बिच्छुओं को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी कि सभी जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ पड़ते हैं। अब होता क्या है कि रास्ते में उन लोगों को मूशन तिवारी मिल जाते हैं जो कि बूढ़े होते हैं एंड स्कूल के अध्यापक होते हैं, या कह सकते हो स्कूल के एक टीचर थे। अब बैजू जो कि लेखक के एक मित्र थे वो तुरंत ही उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं, बुढ़वा बेमान मांगे करेले का चोखा। अब इसका क्या मतलब होता है वो तुम लोग कमेंट करके बताना, जिसको शुद्ध हिंदी पूरी अच्छी तरीके से आती है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा वो लोग कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं, यानी कि बैजू ऐसा कहने लगता है तो उसका साथ देते हुए सारे बच्चों का झुंड जो होता है वो भी मिलकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं इसी लाइन से। अब होता क्या है कि जो अध्यापक होते हैं यानी कि जो तिवारी जी होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं एंड सारे बच्चों को दौड़ाने लगते हैं। मूशन तिवारी सभी बच्चों को तो दौड़ाते हैं लेकिन उनके पकड़ में कोई भी नहीं आता है। सारे बच्चे तुरंत ही अपने अपने घर भाग जाते हैं और मूशन तिवारी के जो छात्र होते हैं वो मुझे घर से पकड़ के स्कूल ले जाते हैं और उस समय जो गुरुजी होते हैं मूशन तिवारी होते हैं वो मेरी खूब खबर लेते हैं और मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं। पिताजी को जैसे ही ये बात पता चलती है कि मुझे स्कूल ले जाया गया है तो वो तुरंत ही भागते भागते स्कूल आते हैं और फिर मुझे बचाते हैं और फिर वहां से ले जाते हैं। मैं
मैं पिताजी की गोद में बहुत देर तक सिसक सिसक के रोता रहता हूँ और उनकी जो पूरी कमीज होती है वो भी भिंगा देता हूँ। अब रास्ते में जाते वक्त मुझे फिर से मेरी दोस्तों की टोली दिख जाती है और मैं रोना भूलकर तुरंत ही पिताजी की गोद से उतरकर अपने दोस्तों के ग्रुप में जुट जाता हूँ और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता हूँ। अब वो लोग दौड़कर मकई की खेत में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पे एक टीला था और टीले में छेद था और ऑब्वियसली वो छेद चूहे के लिए होगा। ठीक है, चूहा बेसिकली वहां रहता होगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं तुम लोगों को पता है? बहुत सारा पानी लाते हैं एंड सभी एक एक करके उसमें पानी डालते जाते हैं। पानी डालने के बाद बहुत देर तक वो पानी डालते जाते हैं एंड बहुत देर पानी डालने के बाद भी कुछ नहीं निकलता है और फिर वो लोग थक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद तुरंत ही चूहा तो नहीं निकलता है, लेकिन उसके जगह एक सांप निकल जाता है। सांप को देखते ही वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर सभी गिरते पड़ते तुरंत ही घर की तरफ भाग जाते हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा चोटें लगती है और बहुत सारी जगहों से खून भी निकल रहा होता है। मेरे पैरों में इतने सारे कांटे चुभे कि पूरे जो पैर है वो सूज गया था और पूरा छल्ली हो गया था। हम एक सुर पे बिना रुके हुए सीधे घर घुस जाते हैं। जो पिताजी होते हैं वो चौकी पे बैठकर हुक्का पी रहे होते हैं और माँ घर का काम कर रही थी। पिताजी ने मुझे बहुत ज्यादा रोका, लेकिन पिताजी की बात मैं नहीं सुनता हूँ और तुरंत ही अपनी माँ के पास चला जाता हूँ। वहां जाकर मैं तुरंत ही उसके गोद में बैठ जाता हूँ और आंचल में जाकर, यानी कि मेरी माता का आंचल में जाकर मैं छिप जाता हूँ, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेखक की माँ अपने घर के सारे कामों को छोड़ देती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भी लेखक की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उसके साथ साथ जो पूरा घर होता है उसमें जो भी लोग होते हैं सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेखक की माँ उन्हें बार बार चूमने लगती है और पूछने लगती है कि बेटा आखिर क्या हुआ, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसी ने डांटा, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन लेखक इतने ज्यादा डरे हुए थे और इतना ज्यादा रो रहे थे कि वो उनके माउथ से, यानी कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बाबूजी मुझे अपनी गोद में लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हो उस समय, लेकिन मैं अपनी माँ का गोद नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माता के आंचल में शांति की अनुभूति हो रही थी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी डाउट होगा ना, कमेंट एरिया पूरा खुला है, कमेंट करके पूछना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। अब तुम्हारे स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हें देख लो। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके आंसर चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ PDF के फॉर्म में तुम लोगों को ग्रुप में इसके आंसर्स अवेलेबल होंगे। और हाँ यार, तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है कि नहीं, कर लेना। अगर नहीं किया होगा तो सभी चीजों की लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, याद से इंस्टा पे फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।